नाजी कब्जे के शुरुआती घंटों में ही हजारों लोगों की जानें बेरहमी से ले ली गईं। पोलैंड में पूरे के पूरे गांव नष्ट कर दिए गए और लाखों लोगों को बिना किसी मुकदमे के दोषी ठहराया गया। नाजियों ने एक क्रूर दमन प्रणाली लागू की जिसमें पोलिश बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक नेताओं की हत्या कर दी गई और यहूदी समुदायों को अलग थलग कर घेटों में बंद कर दिया गया। पूर्वी यूरोप में आइंजाट्सग्रुपेन नामक मृत्यु दस्ते नाजी सेना के पीछे पीछे चलते हुए हजारों आम नागरिकों की हत्या कर रहे थे। बाबी यार जैसे स्थानों पर केवल 2 दिनों में 33,000 से अधिक यहूदियों को जनसंहार और योजनाबद्ध तरीकों से मार डाला गया। इन क्षेत्रों में नाजी कब्जा एक बेरोक-टोक विनाश और संहार की प्रक्रिया थी, जहां मृत्यु एक संगठित मशीन बन गई थी जिसने संपूर्ण संस्कृतियों को समाप्त कर दिया। नाजियों को ऐसे अपराध करने के लिए क्या प्रेरित किया? एक विचारधारा कैसे लाखों लोगों को ऐसे भयावह कृत्यों का अपराधी बना सकती है? नाजी विचारधारा और नस्लीय पदानुक्रम, अत्याचारों की घातक नींव। जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों की नींव पहली क्षेत्रीय आक्रमण से बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। तीसरे राइख में व्याप्त नस्लीय विचारधारा ही वह प्रेरक शक्ति बनी जिसने पूरे यूरोप में लाखों लोगों के व्यवस्थित उत्पीड़न और संहार को अंजाम दिया। नाजी विश्व दृष्टिकोण मानवता को नस्लीय श्रेणियों में विभाजित करता था। इस पिरामिड की चोटी पर तथाकथित आर्य थे, जर्मैनिक और नॉर्डिक मूल के लोग जिन्हें श्रेष्ठ नस्ल माना जाता था। उनके नीचे विभिन्न स्तरों की हीनता में अन्य यूरोपीय समूह रखे गए थे, जबकि यहूदी, रोमा, जिप्सी और स्लाव सबसे निचले स्तर पर थे, जिन्हें अमानवीय और हिटलर व उसके अनुयायियों द्वारा रचित विश्व में अस्तित्व के अयोग्य समझा गया। यह वैचारिक निर्माण केवल सैद्धांतिक नहीं था। 19 से 1970 के बीच नाजी शासन ने इन विचारों को विभिन्न कानूनों और आदेशों के माध्यम से संस्थागत रूप दे दिया। 1935 के नुरेम्बर्ग कानूनों ने जर्मन यहूदियों को उनकी नागरिकता और नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया, जिससे उनके व्यवस्थित उत्पीड़न के लिए कानूनी आधार बन गया। 1938 में क्रिस्टलनाक्ट, टूटी खिड़कियों की रात, ने दिखाया कि यहूदियों के खिलाफ संगठित हिंसा को राज्य का समर्थन प्राप्त था। हालांकि इस दमन चक्र की वह भयावहता जो जर्मन सीमाओं से बाहर फैलने वाली थी, तब तक स्पष्ट नहीं थी। नाजी नस्लीय विचारधारा केवल यह नहीं बताती थी कि किन्हें समाप्त करना है, बल्कि यह भी कि ऐसा करना क्यों उचित है। जोसेफ गोएबल्स के नेतृत्व में प्रचार तंत्र ने यहूदियों और अन्य सताए गए समूहों को परजीवी, संक्रमण और जैविक खतरा के रूप में चित्रित किया। यह रणनीतिक अमानवीकरण इसीलिए आवश्यक था ताकि आम जर्मन नागरिक भी इन अत्याचारों में भाग लें या उनके प्रति उदासीन बने रहे। जब जर्मनी ने अपने क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत की, पहले ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के सूडेट क्षेत्र का विलय करके, फिर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के साथ, तब यह नस्लीय विचारधारा अपने व्यापक अनुप्रयोग के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जीते गए क्षेत्र केवल भू राजनीतिक लाभ नहीं थे, बल्कि नस्लीय इंजीनियरिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना के प्रयोग स्थल बन गए। लेबेंसराउम जीवन क्षेत्र की नाजी अवधारणा क्षेत्रीय विस्तार को नस्लीय उद्देश्यों से जोड़ती थी। पूर्वी यूरोप के क्षेत्र, विशेष रूप से पोलैंड और बाद में सोवियत संघ के अधिग्रहित क्षेत्र, को जर्मनों के बसने के लिए आरक्षित किया गया, जहां मूल निवासियों को समाप्त या दास बनाया जाना था। हिटलर और नाजी नेतृत्व के लिए स्लाव एक हीन नस्ल थे जिन्हें राइख के लिए दास श्रमिक बनना था, जबकि यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाना था। यह अतिवादी नस्लीय दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि पूर्वी यूरोप में नाजी कब्जा क्यों विशेष रूप से क्रूर था। जहां पश्चिमी यूरोप में प्रशासनिक सामान्यता की कुछ झलक बनी रही, वहीं पोलैंड और सोवियत संघ में सीधे आतंक, विस्थापन और संहार की नीति लागू की गई। यह भेद उस नस्लीय पदानुक्रम में इन लोगों की स्थिति पर आधारित था। नस्लीय सफाई की यह अवधारणा धीरे धीरे अंतिम समाधान की ओर बढ़ी। आरंभ में नाजियों ने यहूदियों को मेडागास्कर जैसे दूरस्थ स्थानों पर निर्वासित करने की योजना बनाई, लेकिन 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद नीति व्यवस्थित संहार की दिशा में बढ़ी। जनवरी 1942 की वार्नसी सम्मेलन वह बिंदु था जहां उच्च नाजी अधिकारियों ने इस औद्योगिक पैमाने की नस्लीय संहार नीति के औपचारिक कार्यान्वयन का समन्वय किया। नाजी संहार प्रणाली की प्रभावशीलता केवल तकनीक और संगठन पर ही नहीं,
बल्कि हजारों सामान्य लोगों को चरम क्रूरता में शामिल करने की क्षमता पर भी निर्भर थी। नस्लीय विचारधारा ने वह मानसिक ढांचा प्रदान किया जिससे यह सहभागिता संभव हुई। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और प्रशासक अपने कौशल को संहार की सेवा में लगाते हुए अपने कार्यों को अपराध नहीं बल्कि जर्मन नस्ल की शुद्धता की रक्षा के लिए आवश्यक सेवा मानते थे। केंद्रित और संहार शिविर इस विचारधारा की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। हालांकि गैस चैम्बरों से पहले नाजियों ने कम औद्योगिक लेकिन उतने ही घातक तरीकों को अपनाया। पूर्वी क्षेत्र में जर्मन सेना के साथ चलने वाली आइंजाट्सग्रुपेन नामक मोबाइल इकाइयों ने यहूदी समुदायों को व्यवस्थित रूप से गोली मारकर समाप्त किया। कीव के पास बाबी यार जैसे स्थानों पर सितंबर 1941 में एक ही अभियान में 33,000 से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई। नाजी नस्लीय विचारधारा ने युद्ध और कब्जे के सभी नियमों को पूरी तरह बदल दिया। जबकि पारंपरिक सैन्य कब्जा क्षेत्र और आबादी को नियंत्रित करने का प्रयास करता था, नाजी शासन ने एक ऐसा तंत्र लागू किया जिसमें कुछ मानव समूहों को पूरी तरह समाप्त कर देना लक्ष्य था, चाहे उनकी निष्ठा, व्यवहार या आर्थिक उपयोगिता कुछ भी हो। यह वैचारिक संरचना नाजी अत्याचारों की ऐतिहासिक विशिष्टता को स्पष्ट करती है। इस प्रणाली का उद्देश्य केवल सैन्य या आर्थिक नहीं था, यह एक ऐसी नस्लीय दृष्टि से प्रेरित था जो संपूर्ण जातियों के उन्मूलन को स्वयं में एक उद्देश्य मानता था, एक आवश्यक शुद्धिकरण परियोजना जिससे तथाकथित श्रेष्ठ नस्ल का भविष्य सुनिश्चित हो सके। तूफान की प्रारंभिक लहरें, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में नाजी लूट और कब्जा। तीसरे राइख का विस्तार केवल एक सैन्य विजय नहीं था, प्रत्येक अधिग्रहित क्षेत्र तुरंत एक सुनियोजित लूट और नस्लीय पुनर्संगठन की प्रक्रिया का मंच बन गया। पोलैंड, जो सितंबर 1939 में नाजी आक्रामकता का पहला शिकार बना, ने इन नीतियों के सबसे कठोर रूप का अनुभव किया, जिससे एक ऐसा पैटर्न स्थापित हुआ जो बाद में अन्य क्षेत्रों में दोहराया गया। पोलैंड पर आक्रमण एक नए प्रकार के युद्ध की शुरुआत थी। पोलिश सेना को हराने से आगे बढ़कर नाजी मशीनरी विस्तृत योजनाओं के साथ आई थी ताकि देश को पूरी तरह से विघटित किया जा सके। कब्जे के पहले ही दिनों में विशेष इकाइयां नियमित सैनिकों के पीछे पीछे चलती थीं। उनके पास पहले से निर्धारित सूचियां होती थीं जिनमें उन बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के नाम होते जिन्हें समाप्त किया जाना था। इस प्रकार की सिरकाट रणनीति का उद्देश्य पोलैंड की राष्ट्रीय पहचान को नष्ट करना और देश को राइख की सेवा में एक साधारण क्षेत्र में बदलना था। अक्टूबर 1939 तक जर्मनों ने पोलैंड का एक कठोर प्रशासनिक विभाजन लागू कर दिया था। पश्चिमी क्षेत्रों को सीधे राइख में मिला लिया गया, जबकि देश का मध्य भाग जनरल गवर्नमेंट बन गया, एक प्रशासनिक इकाई जिसका उद्देश्य संसाधनों और श्रम शक्ति का शोषण करना था। यहूदी आबादी को तुरंत अलग किया गया, विशेष पहचान पत्र पहनने के लिए बाध्य किया गया और उन पर लगातार बढ़ती पाबंदियां लगाई गईं जो अंततः उन्हें घेट्टों में कैद किए जाने तक पहुंची। आर्थिक लूट तुरंत शुरू हो गई। बैंकों, व्यवसायों, कृषि भूमि और व्यक्तिगत संपत्तियों को आदेशों के माध्यम से जब्त कर लिया गया जो व्यवस्थित चोरी को वैध बनाते थे। पोलिश यहूदी सबसे पहले निशाना बने, अपनी संपत्ति, बैंक खातों और मूल्यवान वस्तुओं को खो बैठे। लेकिन गैर यहूदी पोलिश आबादी भी, विशेष रूप से सीधे राइख में सम्मिलित क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर जब्ती और विस्थापन का शिकार बनी, जहां जर्मनीकरण का मतलब मूल निवासियों को जबरन हटाना था। कब्जे का एक कम झांत पहलू सांस्कृतिक धरोहर की योजनाबद्ध चोरी था। विशेष दल संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में जाकर कलाकृतियां, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक वस्तुएं जब्त करते थे। पोलैंड ने कब्जे के दौरान अपनी सांस्कृतिक विरासत का 70% से अधिक खो दिया, एक लूट जो जर्मन विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित की गई थी, जो राइख के संग्रहालयों के लिए चुनिंदा वस्तुएं एकत्र कर रहे थे, जबकि स्लाव संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों को नष्ट कर रहे थे। चेकोस्लोवाकिया में, जिसे युद्ध की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही टुकड़ों में बांट दिया गया था, कब्जे के पैटर्न समान थे, यद्यपि शुरुआत में कम हिंसक। मार्च 1939 में स्थापित बोहेमिया और मोराविया का संरक्षित क्षेत्र एक चेक प्रशासनिक मुखौटा बनाए रखता था, जबकि वास्तविक नियंत्रण जर्मन अधिकारियों के हाथों में था। हालांकि 1942 में राइनहार्ड हाइड्रिक की हत्या के बाद दमन तेज हो गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रारंभिक संयम केवल एक रणनीति था। हाइड्रिक पर हमले के बाद
लिडिट्स गांव का विनाश नाजी सामूहिक दंड की क्रूर तर्क शक्ति को दर्शाता है। गांव के सभी पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं और बच्चों को निर्वासित कर दिया गया और बस्ती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नाजियों ने इस ऑपरेशन को सावधानीपूर्वक फिल्माया और फोटोग्राफ किया ताकि उसे अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। 1941 में बाल्कन की ओर बढ़ते हुए जर्मनों को विभिन्न परिदृश्य मिले, जिनके अनुसार उन्हें अपनी कब्जा नीतियों को अनुकूलित करना पड़ा। युगोस्लाविया, एक ऐसा देश जो पहले से मौजूद जातीय तनावों से बंटा हुआ था, वहां नाजियों ने इन विभाजनों का फायदा उठाते हुए स्थानीय सहयोगियों को बढ़ावा दिया, जैसे कि क्रोएशिया की कठपुतली राज्य जिसे उस्ताशा फांसीवादियों ने चलाया, जिन्होंने सर्बों, यहूदियों और जिप्सियों को समाप्त करने के लिए अपने खुद के संकेंद्रण शिविर बनाए। यूनान, जिसे जर्मन, इतालवी और बुल्गारियाई बलों ने आंशिक रूप से कब्जा किया था, वहां सुनियोजित आर्थिक तबाही फैलाई गई। 1942 तक भोजन की व्यवस्थित जब्ती के कारण एक कृत्रिम अकाल से 3 लाख से अधिक यूनानियों की मृत्यु हो गई, जबकि यूरोप की सबसे प्राचीन यहूदी समुदायों में से एक थेसालोनिकी की यहूदी आबादी 1943 में ऑशविट्ज भेजे जाने के बाद लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। इन सभी क्षेत्रों में नाजी कब्जे ने एक आर्थिक नियंत्रण प्रणाली लागू की जो संसाधनों को व्यवस्थित रूप से जर्मनी स्थानांतरित करती थी। कच्चा माल, औद्योगिक उत्पादन, खाद्य भंडार और यहां तक कि श्रम शक्ति को जर्मन युद्ध प्रयास को बनाए रखने के लिए जुटाया गया, जिससे स्थानीय आबादी बेहद दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गई। 1941 के आक्रमण के बाद अधिग्रहित सोवियत क्षेत्रों में यह आर्थिक शोषण विशेष रूप से तीव्र हो गया। भूख योजना, जिसे आक्रमण से पहले ही तैयार किया गया था, ने जानबूझकर करोड़ों सोवियत नागरिकों को भूख से मरने देने की योजना बनाई थी ताकि जर्मनी के लिए भोजन मुक्त किया जा सके। पहले यूरोप का अनाज का भंडार माने जाने वाले यूक्रेनी ग्रामीण क्षेत्रों की फसलें जब्त कर ली गईं, जबकि वहां की आबादी भूख से मर रही थी। नाजी कब्जे का एक केंद्रीय घटक था जनगणना और रिकॉर्ड का कार्यान्वयन, जिसमें आबादी को नस्लीय मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। ये नौकरशाही उपकरण, जो ऊपर से तटस्थ प्रतीत होते थे, वास्तव में घातक साधन बन गए जो व्यवस्थित उत्पीड़न को संभव बनाते थे। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड्स में विस्तृत जनसंख्या रिकॉर्ड के अस्तित्व ने यहूदी समुदाय के 75% को पहचानने और निर्वासित करने की अनुमति दी। कब्जे के विभिन्न अनुभव एक मौलिक पैटर्न साझा करते थे। एक नस्लीय पदानुक्रम प्रणाली का आरोपण, जहां जर्मन शिखर पर थे और अन्य समूहों को उनके नस्लीय मूल्य के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। इस प्रणाली ने भोजन, कार्य, आवागमन की स्वतंत्रता और अंततः जीवित रहने की संभावना को निर्धारित किया। जहां पश्चिमी यूरोप में कुछ समूह कब्जे के तहत अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जी सकते थे, वहीं पूर्व में अधिकांश आबादी को ऐसी परिस्थितियों में रखा गया था जिनका उद्देश्य उनका व्यवस्थित पतन था। 1942 के अंत तक नाजी कब्जा प्रणाली ने अपने तरीकों को पूर्ण रूप से परिष्कृत कर लिया था। जो नीतियां पोलैंड में अस्थायी रूप से शुरू हुई थीं, वे अब नियंत्रण, शोषण और विनाश की एक समग्र प्रणाली बन चुकी थीं। नाजी कब्जे का उद्देश्य केवल सैन्य जीत या आर्थिक शोषण नहीं था, बल्कि एक ऐसी नस्लीय दृष्टि को लागू करना था जो यूरोप की मानवीय संरचना को मौलिक रूप से पुनः निर्मित कर दे। यूरोप का घेट्टोकरण, घेट्टो का हृदय विदारक उदय और प्रतिरोध का मौन संघर्ष। यहूदी आबादी को सीमित और पृथक स्थानों में केंद्रित करने की प्रक्रिया योजनाबद्ध संहार की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक मध्यवर्ती चरण थी। घेट्टो कोई तात्कालिक उपाय नहीं थे, बल्कि नाजी जनसंहार मशीनरी के योजनाबद्ध घटक थे, जिन्हें अलगाव, अमानवीकरण और अंततः मृत्यु शिविरों की ओर निर्वासन को सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया था। नाजियों द्वारा स्थापित पहला बड़ा घेट्टो पोलैंड के लॉज में था, जिसे अप्रैल 1940 में सील कर दिया गया था। कुछ महीनों बाद नवंबर में वॉर्सो घेट्टो की स्थापना हुई, जिसमें 4 लाख से अधिक लोगों को ठूंस दिया गया। एक ऐसा क्षेत्र जो शहर के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% था। 1940 से 1942 के बीच पोलैंड, बाल्टिक देशों और बाद में सोवियत संघ के अधिग्रहित क्षेत्रों में ऐसे और घेट्टो बनाए गए। यहां तक कि हंगरी जैसे स्थानों में भी, जहां बड़े पैमाने पर निर्वासन 1945 तक शुरू नहीं हुआ था,
घेट्टो प्रणाली के रूपों को संहार की तैयारी के रूप में लागू किया गया। इन स्थानों की भौतिक स्थितियां जानबूझकर इस तरह से बनाई गई थीं कि वे अधिकतम पीड़ा उत्पन्न करें। अत्यधिक भीड़-भाड़, जहां एक ही कमरे में कई परिवार रहते थे, बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी और आवश्यक संसाधनों से अलगाव ने ऐसे वातावरण बनाए जहां टाइफस जैसी बीमारियां तीव्र गति से फैलती थीं। जर्मन अधिकारियों द्वारा यहूदी निवासियों के लिए निर्धारित खाद्य राशन 184 से 250 कैलोरी प्रतिदिन के बीच होते थे, जो दीर्घकालिक जीवित रहने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थे। यह योजनाबद्ध भूखमरी नाजी रणनीति के भीतर कई उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। एक ओर यह बंदियों की शारीरिक और मानसिक प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करती थी, वहीं दूसरी ओर यह ऐसी निराशा उत्पन्न करती थी जिसका उपयोग नाजी आंतरिक विभाजन को बढ़ाने के लिए करते थे। योजनाबद्ध भूख सामाजिक नियंत्रण का एक हथियार बन गई, जिससे पूरे परिवारों को केवल दैनिक अस्तित्व की लड़ाई में संलग्न रहना पड़ता था। इन स्थानों के प्रबंधन के लिए जर्मनों ने यहूदी परिषदों या यूडेनरात की प्रणाली लागू की, जिसमें सामुदायिक नेताओं को अनिच्छुक मध्यस्थ बना दिया गया। इन परिषदों को आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, सीमित राशन वितरित करना और अंततः निर्वासन के लिए सूची प्रदान करनी होती थी। यह संरचना उनके लिए असंभव नैतिक दुविधाएं उत्पन्न करती थी, जो पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हुए भी एक विनाशकारी प्रणाली के भीतर कार्य कर रहे थे। घेट्टो में दैनिक जीवन व्यवस्थित अमानवीकरण के विरुद्ध मानवीय गरिमा के अवशेषों को बनाए रखने के निरंतर संघर्ष को दर्शाता था। गुप्त विद्यालय, छिपे हुए धार्मिक आयोजन और यहां तक कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी एक आध्यात्मिक प्रतिरोध के रूप में उभरी। उत्तर की यरूशलम के नाम से प्रसिद्ध विल्ना घेट्टो में पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षाविदों ने यहूदी साहित्यिक कृतियों को छिपाकर पेपर ब्रिगेड का गठन किया, जिससे सांस्कृतिक धरोहर को आसन्न विनाश से बचाया जा सके। आर्थिक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों ने आकार लिया। भोजन की तस्करी एक सामान्य गतिविधि बन गई, जिसमें बच्चों का उपयोग दीवारों की छोटी दरारों से सामान लाने ले जाने के लिए किया जाता था। जटिल नेटवर्क घेट्टो के अंदर और बाहरी दुनिया को जोड़ते थे, जो समानांतर अर्थव्यवस्थाएं बनाते थे। ये यद्यपि व्यापक भूखमरी को रोकने में असमर्थ थे, परंतु कुछ के जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते थे। वारसॉ घेट्टो में ऐसा माना जाता है कि उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों का 80% तक तस्करी से आता था, जो नाजी अलगाव योजना को चुनौती देता था। समय के साथ घेट्टो के भीतर संगठित प्रतिक्रिया का रूप विकसित हुआ। आरंभ में कई यहूदी समुदायों ने यह विश्वास करते हुए कि उत्पादक कार्य उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, नाजी थोपे गए आदेशों के अनुकूल ढलने की कोशिश की। घेट्टो के भीतर की कार्यशालाएं और फैक्ट्रियां जर्मन सेना के लिए वर्दी, फर्नीचर और अन्य वस्तुएं बनाती थीं, जिससे यह आशा पैदा हुई कि आर्थिक उपयोगिता सुरक्षा प्रदान करेगी। हालांकि जब 1942 से संहार शिविरों की ओर निर्वासन तीव्र हो गया, तब यह भ्रम टूट गया। निर्वासितों के भाग्य के बारे में ज्ञान ने घेट्टो के भीतर प्रतिरोध को नया रूप दिया। वारसॉ में यह परिवर्तन यहूदी लड़ाकू संगठन HOB और यहूदी सैन्य संघ HZW की स्थापना के रूप में स्पष्ट हुआ। गुप्त संगठन जिन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध की तैयारी शुरू की। मौजूदा तस्करी चैनलों का उपयोग करते हुए इन समूहों ने हथियार प्राप्त किए, लड़ाकों को प्रशिक्षित किया और रक्षात्मक इकाइयां बनाई। 19 अप्रैल 1943 को वारसॉ घेट्टो विद्रोह तब शुरू हुआ जब SS बलों ने घेट्टो की अंतिम सफाई पूरी करने का प्रयास किया। यह प्रतिरोध का सबसे प्रतिष्ठित क्षण बन गया। लगभग 1 महीने तक कमजोर रूप से सशस्त्र लड़ाकों ने तोपखाने और हवाई सहायता से लैस जर्मन सैनिकों का सामना किया। उन्होंने क्षेत्र की गहन जानकारी, सुरंग प्रणालियों और अस्थायी किलेबंदियों का उपयोग करते हुए जर्मन बलों को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई। हालांकि अंततः वे पराजित हो गए। कम प्रसिद्ध होते हुए भी अन्य घेट्टो में भी इसी प्रकार के विद्रोह हुए। ब्यालिस्टॉक में यहूदी लड़ाकों ने अगस्त 1943 में 5 दिनों तक संघर्ष किया। मिन्स्क में पास के जंगलों में छिपे पार्टिजनों से जुड़ी एक प्रतिरोधी नेटवर्क ने बचाव और तोड़फोड़ का आयोजन किया। यहां तक कि ट्रेब्लिंका और सोबिबोर जैसे संहार शिविरों में, जहां सफलता की संभावना न्यूनतम थी, बंदियों ने 1943 में हताश विद्रोह किए। प्रतिरोध हमेशा सशस्त्र रूप में नहीं था। अत्याचारों का गुप्त दस्तावेजीकरण भी विरोध का एक महत्वपूर्ण रूप था।
वार्सो घेट्टो में इमैनुएल रिंगेलब्लम द्वारा स्थापित ओइनेग शब्बत नामक गुप्त संग्रहालय ने व्यवस्थित रूप से गवाही, आधिकारिक दस्तावेज और दैनिक जीवन के प्रमाण एकत्र किए, जिन्हें धातु कंटेनरों में दफनाकर भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया। युद्ध के बाद आंशिक रूप से पुनः प्राप्त किए गए ये संग्रह नाजी विनाश प्रणाली के भीतर से अत्यंत मूल्यवान गवाही प्रदान करते हैं। 1943 तक पूर्वी यूरोप के अधिकांश बड़े घेट्टो समाप्त कर दिए गए थे और उनके निवासी संहार शिविरों की ओर निर्वासित कर दिए गए थे। अंतिम बड़ा घेट्टो लोज अगस्त 1944 में समाप्त किया गया, जब लगभग 70,000 बचे लोगों को ऑशविट्स भेजा गया। 1939 और 1444 के बीच घेट्टो में कैद लाखों यहूदियों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मुक्ति देख सका। नाजी घेट्टो का इतिहास उस निरंतर तनाव को उजागर करता है जो कब्जाधारी द्वारा लागू किए गए विनाशकारी तंत्र और मानवीय प्रतिरोध की दृढ़ इच्छा शक्ति के बीच था, चाहे वह सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से हो, गुप्त सांस्कृतिक संस्थानों के संरक्षण द्वारा या केवल एक और दिन जीवित रहने की दैनंदिन इच्छा से। इन योजनाबद्ध मृत्यु स्थलों में बच्चों की शिक्षा या धार्मिक आचरण जैसे सामान्य कार्य भी एक ऐसे शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के कार्य बन गए जिसका उद्देश्य न केवल शारीरिक विनाश था बल्कि सांस्कृतिक स्मृति की पूर्ण मिट्टी करना भी था। जनसंहार और अतुलनीय क्रूरता, बाल्टिक राज्यों और पूर्वी यूरोप का नर्क। जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद जर्मन सेना की पूर्वी यूरोप की ओर बढ़त नाजी जनसंहार की सबसे घातक और योजनाबद्ध चरण की शुरुआत थी। पश्चिमी यूरोप के विपरीत, जहां उत्पीड़न अधिक नौकरशाही प्रक्रियाओं के तहत हुआ, पूर्वी यूरोप में यह प्रत्यक्ष और तत्काल हिंसा के रूप में सामने आया, जिसने कुछ ही महीनों में लाखों लोगों की जान ले ली। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने सोवियत कब्जे 1940-1943 और जर्मन आक्रमण के बीच एक क्रूर संक्रमण का अनुभव किया। पहले से मौजूद राजनीतिक तनाव और सोवियत शासन के प्रति नाराजगी ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनका नाजियों ने चतुराई से लाभ उठाया। जर्मनों के आगमन के शुरुआती हफ्तों में ही यहूदी समुदायों के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर पोग्रोम, हिंसक हमले भड़क उठे, विशेष रूप से कोवनो जैसे शहरों में, जहां लिथुआनियाई नागरिकों ने कृषि उपकरणों से लैस होकर हजारों यहूदियों की हत्या कर दी। यहां तक कि जर्मन प्रशासन की स्थापना से पहले ही निर्मूलन के लिए नियुक्त चलायमान इकाइयों आइंजाट्सग्रुपेन के आगमन ने इन आरंभिक हिंसाओं को एक सुनियोजित प्रक्रिया में बदल दिया। ये विशेष दस्ते एसएस, जर्मन पुलिस और स्थानीय सहायकों से मिलकर बने थे और सेना के पीछे पीछे नस्लीय सफाई का कार्य करते थे। इनकी कार्य प्रणाली शीघ्र ही और अधिक प्रभावशाली होती चली गई। प्रारंभ में वे मुख्यतः यहूदी पुरुषों को निशाना बनाते थे, लेकिन अगस्त 1941 तक महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को भी लक्ष्य में शामिल करते हुए संपूर्ण समुदायों का संहार करने लगे। विल्ना, वर्तमान विलनियस, लिथुआनिया के पास स्थित पोनारी का जंगल इस संहार के प्रारंभिक केंद्रों में से एक बन गया। जुलाई से अगस्त के बीच लगभग 70,000 लोगों को, जिनमें अधिकांश यहूदी थे, लेकिन साथ ही हजारों पोल और सोवियत बंदी भी, ईंधन भंडारण के लिए खोदी गई सामूहिक कब्रों में ले जाकर गोली मारी गई। पीड़ितों को समूहों में विल्ना के घेट्टों से लाया जाता, निर्वस्त्र किया जाता, कब्र के किनारे खड़ा किया जाता और गोली मार दी जाती। कुछ दुर्लभ बचे लोगों की गवाही बताती है कि कुछ लोग जिंदा ही गड्ढों में गिरते थे और उनके ऊपर अगली लाशें गिरती थीं। बुलेट होलोकॉस्ट की यह पद्धति यूक्रेन में औद्योगिक स्तर तक पहुंच गई। कीव के बाहरी हिस्से में स्थित बाबी यार की घाटी में जर्मन बलों ने 29 और 30 सितंबर 1941 को केवल 2 दिनों में 33,771 यहूदियों को मार डाला। पीड़ितों को पुनर्वास के बहाने बुलाया गया, फिर उन्हें समूहों में घाटी तक ले जाकर उनकी संपत्ति और वस्त्र छीन लिए गए और व्यवस्थित रूप से गोली मारी गई। अगले 2 वर्षों तक यह स्थान एक निष्पादन केंद्र बना रहा, जहां अंततः 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, जिनमें रोमा, मानसिक रोगी, युद्धबंदी और यूक्रेनी प्रतिरोध के सदस्य शामिल थे। बेलारूस में विनाश की तीव्रता और भी अधिक थी। कब्जे के दौरान 5,000 से अधिक बस्तियां पूरी तरह नष्ट कर दी गईं। 1944 में हुई एक्शन स्वैम्प नामक सैन्य कार्रवाई ने प्रतिरोधी पार्टिजनों के विरुद्ध सैन्य लक्ष्यों को नस्लीय संहार की नीति से जोड़ दिया, जिससे केवल 2 महीनों में लगभग 10,000 नागरिक मारे गए। खातिन नामक गांव इसका उदाहरण है,
जहां जर्मन कब्जाधारियों ने 149 निवासियों को, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, मार डाला। 75 बच्चे भी थे, एक खलिहान में बंद कर जला डाला। ध्यान देने योग्य है कि युद्ध के दौरान बेलारूस ने जनसंख्या के अनुपात में किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक नागरिक जनहानि झेली। लगभग हर 4 में से एक निवासी मारा गया। इस जनसंहार की योजना ने नौकरशाही की ठंडेपन को अत्यधिक क्रूरता से जोड़ा। अपराधियों ने नरसंहार की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तकनीकें विकसित कीं, जैसे सार्डिन पैकिंग, एक विधि जिसमें पीड़ितों को हाल ही में मारे गए लोगों की लाशों पर लेटने को मजबूर किया जाता था ताकि सामूहिक कब्रों की जगह अधिकतम उपयोग हो सके। कुछ जर्मन जल्लादों ने व्यक्तिगत तौर पर गर्दन की गोली जैसी तकनीकें अपनाईं, जो पीड़ितों के साथ आंखों के संपर्क को न्यूनतम रखते हुए हत्या को अधिक प्रभावी बनाती थीं। इन अभियानों का एक परेशान करने वाला पहलू था उनका अत्यंत विस्तृत दस्तावेजीकरण। अक्सर फोटोग्राफिक इकाइयां आइंजाट्सग्रुपेन के साथ चलती थीं और हजारों नरसंहार चित्र लेती थीं। इन तस्वीरों में से कई को स्वयं अपराधियों ने स्मृति चिन्ह के रूप में लिया था और आज वे इन अपराधों का अपराजेय दृश्य प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। साथ ही इन इकाइयों के कमांडर नियमित रूप से बर्लिन को विस्तृत रिपोर्ट भेजते थे, जिनमें ठंडेपन से नस्लीय शत्रुओं की संख्या गिनी जाती थी। चरम क्रूरता केवल सामूहिक हत्याओं तक सीमित नहीं थी। पश्चिमी यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में जर्मन कब्जाधारी और उनके सहायक जानबूझकर सार्वजनिक यातना की विधियां अपनाते थे ताकि स्थानीय आबादी को आतंकित किया जा सके। ल्वीव जैसे शहरों में यहूदी नागरिकों को सड़कों की सफाई टूथब्रश से करने या अत्यधिक शारीरिक व्यायाम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए, और इन कृत्यों को भीड़ के सामने अंजाम दिया जाता था। इस तरह की सार्वजनिक क्रूरता न केवल शारीरिक विनाश करती थी, बल्कि जीवित बचे लोगों को मानसिक रूप से भी तोड़ने का प्रयास करती थी। पूर्वी मोर्चे पर बनाए गए तात्कालिक संकेंद्रण शिविर इस मृत्यु प्रणाली का एक और पहलू थे। पोलैंड में योजनाबद्ध शिविरों के विपरीत ये प्रायः अस्थायी संरचनाएं होती थीं, अधिग्रहित इमारतों, खलिहानों या खुली जगहों में बनाई गईं। लातविया के बदनाम सलास्पिल्स शिविर जैसे स्थानों में कैदी जल्दी ही मौसम की मार, जानबूझकर की गई भूखमरी या महामारियों के कारण मर जाते थे। 1942 तक इन अधिग्रहित पूर्वी क्षेत्रों में सैकड़ों ऐसे शिविर फैल चुके थे। इस संहार की व्यापकता ने अपराधियों के सामने व्यावहारिक समस्याएं खड़ी कर दी। जब युद्ध का मोर्चा पलटने लगा और 1943 से 1944 में सोवियत सेना पश्चिम की ओर बढ़ने लगी, तो जर्मन अधिकारियों ने एक्शन 15 मई लागू किया, एक प्रणालीबद्ध योजना जिसके तहत पीड़ितों की लाशों को कब्रों से निकालकर जलाया जाना था ताकि सामूहिक हत्याओं के सबूत मिटाए जा सकें। इस कार्य के लिए विशेष रूप से चयनित बंदियों, सामान्यतः यहूदियों, को सड़ती लाशों को बाहर निकालने, उन्हें विशाल चिताओं में जलाने और हड्डियों को पीसने के लिए मजबूर किया गया। इन मृत्यु कमांडों को उनके भयावह कार्य पूर्ण होने के बाद अवश्य ही मार दिया जाता था। गैलित्सिया जैसे क्षेत्रों में, जो वर्तमान में पोलैंड और यूक्रेन के बीच विभाजित है, स्थानीय सहयोग ने सामान्य होलोकॉस्ट को संभव बनाया, एक प्रक्रिया जिसमें यहूदी समुदायों को बड़े केंद्रीकृत शिविरों में ले जाए बिना ही व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया। यूक्रेनी सहायक पुलिस, ट्रांसनिस्ट्रिया में रोमानियाई सैनिकों और बाल्टिक क्षेत्रों में सहयोगी तत्वों ने यह सुनिश्चित किया कि यह संहार पूर्वी यूरोप के हर कोने तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए, एस्टोनिया में स्थानीय अधिकारियों ने जनवरी 1942 में ही देश को यहूदियों से मुक्त घोषित कर दिया था, जब देश की लगभग पूरी यहूदी आबादी को व्यवस्थित रूप से मार डाला गया था। पूर्वी मोर्चे पर इन हत्याओं की विशिष्टता उनकी तात्कालिकता और दृश्यता में निहित है। औद्योगिक और अपेक्षाकृत छिपे हुए गैस चैम्बर प्रणाली के विपरीत ये हत्याएं खुली दृष्टि में होती थीं, अक्सर कस्बों और शहरों के ठीक बाहर। इस दृश्यता ने स्थानीय आबादी में एक अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक आतंक उत्पन्न किया, जिन्हें यह स्पष्ट रूप से झांत होता था कि यदि वे अवांछनीय माने गए तो उनका भाग्य क्या होगा। इन नरसंहारों से बचे कुछ दुर्लभ लोगों ने असाधारण परिस्थितियों में भागने में सफलता पाई। कुछ लोग घावों के बावजूद जीवित ही कब्रों में गिर गए और रात के अंधेरे में बाहर निकल आए। अन्य परिवहन के दौरान भाग निकले या उन्हें उन स्थानीय परिवारों का आश्रय मिला जिन्होंने उन्हें छिपाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाद में इन गवाहों ने संहार की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण गवाही दी।
जिससे अपराधियों द्वारा रखे गए नौकरशाही दस्तावेजों के साथ साक्ष्य को पूरक रूप में जोड़ने में मदद मिली। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पूर्वी यूरोप न केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से बल्कि जनसांख्यिकीय रूप से भी बदल चुका था। संपूर्ण समुदाय मानचित्र से मिटा दिए गए थे। सहस्राब्दियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं राख में बदल गई थीं और पूरे परिदृश्य अचिह्नित कब्रगाहों में तब्दील हो चुके थे। इस क्षेत्र में लागू की गई चरम क्रूरता होलोकॉस्ट के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, जहां नाजी जनसंहार मशीनरी ने अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ कार्य किया। यौन हिंसा और जबरन संबंध। नाजी अधिग्रहण में महिलाओं की चुप्पी। नाजी कब्जे के दौरान महिलाओं का अनुभव द्वितीय विश्व युद्ध का एक विशेष रूप से जटिल और अक्सर मौन रखा गया पहलू था। अधिग्रहित क्षेत्रों में, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में, लाखों महिलाओं को ऐसी विशिष्ट हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ा जो तीसरे राइख की नस्लीय और सैन्य नीतियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। नाजी विस्तार के पहले ही दिनों से यौन हिंसा वर्चस्व का एक उपकरण बन गई। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के दौरान जर्मन इकाइयों ने नागरिक आबादी को आतंकित करने के अभियान के तहत कई बलात्कार किए। हालांकि ये हमले केवल अनुशासनहीन सैनिकों की व्यक्तिगत कार्रवाइयां नहीं थे, बल्कि एक ऐसे तंत्र की अभिव्यक्ति थे जो नाजी विचारधारा के ढांचे में यौनता को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। इस व्यवस्था की मूलभूत विरोधाभास नाजी नस्लीय सिद्धांत में निहित थी। एक ओर नस्लीय कानून जर्मन रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए नस्लीय रूप से निम्न लोगों के साथ यौन संपर्क को नस्लीय कलंक रासनशांडे घोषित कर सख्ती से निषिद्ध करते थे। दूसरी ओर सैन्य अधिकारियों को सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए यौन सेवाओं की आवश्यकता का परोक्ष रूप से स्वीकार था। इस विरोधाभास ने एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जिसमें यौन शोषण को सामान्यीकृत कर दिया गया, जबकि यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि किसे, कैसे और किन परिस्थितियों में शोषित किया जा सकता है। सोवियत संघ के अधिग्रहित क्षेत्रों में क्रूरता चरम पर पहुंच गई। पूरे के पूरे गांव सैन्य अभियानों के दौरान सामूहिक बलात्कार के गवाह बने। ट्रोसाइस्क नामक बस्ती में जर्मन बलों ने आसपास के गांवों की युवतियों को एक खलिहान में बंद कर दिया, जहां उन्हें मजदूरी के लिए भेजे जाने का दावा किया गया, लेकिन बाद में वहां से गुजर रही सैन्य इकाइयों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। ये हमले व्यापक आतंक और स्थानीय जनसंख्या के दमन की रणनीति का हिस्सा थे, जिसमें बलात्कार का उद्देश्य सामुदायिक प्रतिरोध को तोड़ना और जर्मन वर्चस्व स्थापित करना था। यौन शोषण का संस्थानीकरण क्षेत्र के अनुसार विभिन्न रूपों में सामने आया। फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड में जर्मन अधिकारियों ने सैन्य वेश्यालयों की स्थापना की, जहां मुख्य रूप से फ्रांसीसी और अन्य पश्चिमी देशों की महिलाएं कार्यरत थीं। इन संस्थाओं की सैन्य चिकित्सा सेवाओं द्वारा निगरानी की जाती थी ताकि सैनिकों में यौन रोगों की रोकथाम हो सके। इसके विपरीत पोलैंड और सोवियत संघ जैसे पूर्वी क्षेत्रों में आनंद केंद्र, सेंट्रोस डे प्लेसर, अक्सर अस्थायी और अनौपचारिक होते थे, जहां स्थानीय महिलाओं को वस्तुतः गुलामी की स्थिति में अधिकारियों और सैनिकों की सेवा के लिए मजबूर किया जाता था। बचे हुए पीड़ितों की गवाही इन स्थलों की प्रणालीबद्ध क्रूरता को उजागर करती है। सैन्य अभियानों के दौरान पकड़ी गईं या श्रम शिविरों में चयनित महिलाएं इन केंद्रों में भेजी जाती थीं, जहां उन्हें प्रतिदिन दर्जनों सैनिकों की सेवा करनी होती थी, बिना किसी चिकित्सकीय देखभाल के। जो महिलाएं बीमार पड़तीं या गर्भवती हो जातीं, उन्हें अक्सर मार दिया जाता था। जो विरोध करने या भागने की कोशिश करतीं, उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित या फांसी दी जाती थी, ताकि अन्य को भयभीत किया जा सके। इस स्थिति की नैतिक जटिलता विशेष रूप से यौन सहयोग, कोलैबोरेशन, सेक्सुअल के मामलों में दिखाई देती है। एक शब्द जो स्थानीय महिलाओं और जर्मन सैनिकों या अधिकारियों के बीच के रिश्तों की पूरी श्रृंखला को समेटता है। चरम भूख और उत्पीड़न की स्थितियों में कुछ महिलाओं ने स्वयं या अपने परिवार की जीवित रहने की रणनीति के रूप में इन संबंधों की शुरुआत की। ये रिश्ते, जिन्हें युद्धोत्तर काल में एक समान सहयोग के रूप में वर्गीकृत किया गया, वास्तव में स्पष्ट जबरदस्ती से लेकर असाधारण परिस्थितियों में विकसित हुए वास्तविक भावनात्मक संबंधों तक के रूप में मौजूद थे। सोवियत अधिग्रहित क्षेत्रों में, जहां जानबूझकर भूखमरी की नीति लागू थी, भोजन के बदले यौन संबंध एक जीवन रक्षा की रणनीति बन गए थे। स्मोलेंस्क क्षेत्र की एक जीवित बची महिला ने बताया कि कैसे उनके गांव की महिलाएं राजनीतिक झुकाव के कारण नहीं,
बल्कि इसलिए जर्मन सैनिकों से संपर्क करती थीं, क्योंकि एक जर्मन का मतलब था रोटी, सर्दियों में लकड़ी और कभी-कभी बीमार बच्चों के लिए दवा। इन महिलाओं के पास अक्सर कोई नैतिक विकल्प नहीं होता था, भूख से मरना या मजबूर वेश्यावृत्ति। यह स्थिति जटिल पीड़ित वर्गों को जन्म देती थी। विशेष रूप से दुखद था वे प्रतिरोधी महिलाएं जो गुप्त सूचनाएं एकत्र करने के लिए जर्मन अधिकारियों के साथ नकली संबंध बनाती थीं। युद्ध के बाद कई बार उनके इस छिपे कार्य को गलत समझा गया या जानबूझकर अनदेखा किया गया, जिससे उन्हें यौन सहयोग के आरोप में दंडित किया गया। सोवियत जासूस ओल्गा का मामला इसका उदाहरण है, जिसे वर्षों तक कारावास में रहना पड़ा, इससे पहले कि उसे पुनर्वास मिला। इन जबरन या स्वैच्छिक रिश्तों से जन्मे गर्भावस्था ने पीड़ितों की एक और श्रेणी पैदा की, तथाकथित दुश्मन के बच्चे। इन बच्चों की सटीक संख्या अज्ञात है, लेकिन केवल सोवियत संघ में ही अनुमानतः दसियों हजार ऐसे बच्चे पैदा हुए। इन्हें अक्सर भेदभाव, संस्थागत उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कई माताओं ने अपने बच्चों की पितृत्व पहचान छिपाई, दस्तावेजों में बदलाव किया या बदले की डर से दूरस्थ क्षेत्रों में चले गईं। लाल सेना के फिर से प्रवेश के बाद, जिन्होंने पहले जर्मनों से अधिग्रहित क्षेत्र मुक्त किए, उन महिलाओं के लिए एक नई संकट स्थिति उत्पन्न हो गई जो जर्मन पुरुषों के साथ संबंधों में थीं। यद्यपि सोवियत संघ ने फ्रांस या नॉर्वे की तरह इन महिलाओं के लिए औपचारिक दंड नीति लागू नहीं की, लेकिन उन्हें प्रायः सार्वजनिक अपमान, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। क्षैतिज सहयोग का संदेह एक महिला की सामाजिक और आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह नष्ट कर सकता था, यहां तक कि युद्ध समाप्त होने के दशकों बाद भी। नाजी कब्जे के दौरान महिलाओं का अनुभव संघर्ष का एक ऐसा पक्ष प्रकट करता है जिसे प्रायः नजरअंदाज किया गया है, जहां यौन वर्चस्व नस्लीय नीतियों और सैन्य रणनीतियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। युद्ध के बाद इन अनुभवों का मौन केवल पीड़ितों के व्यक्तिगत आघात को नहीं दर्शाता, बल्कि एक सामाजिक असहजता को भी उजागर करता है, जो उन वास्तविकताओं का सामना करने से बचती है जो प्रतिरोध और सहयोग की सरलीकृत कथाओं को चुनौती देती हैं। इस प्रणालीबद्ध शोषण की वास्तविक व्यापकता को केवल दशकों बाद ही स्वीकार किया जाने लगा, जब ऐतिहासिक अध्ययन और देर से दिए गए साक्ष्यों ने उस पीड़ा के पैमाने को उजागर किया जो आधिकारिक इतिहास से प्रायः अदृश्य रहा। वीरों की मृत्यु, प्रतिरोध सेनानियों और तृतीय राइख के राजनीतिक शत्रुओं की हत्याएं। नाजी कब्जे के दौरान प्रतिरोध आंदोलनों का दमन अत्याचार की सबसे क्रूर अभिव्यक्तियों में से एक था। जैसे जैसे जर्मन सेनाएं पूरे यूरोप में अपना नियंत्रण फैला रही थीं, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध आंदोलन उभरने लगे। शहरी गुप्त नेटवर्क से लेकर पर्वतीय और वन क्षेत्रों में सक्रिय गुरिल्ला इकाइयों तक, नाजियों की प्रतिक्रिया कठोर और निर्दय थी, जिसमें परिष्कृत खुफिया तंत्र, बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान और सामूहिक दंड की प्रणाली शामिल थी, जिसका उद्देश्य पूरे समुदायों को आतंकित करना था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिरोध विभिन्न रूपों में सामने आया। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड जैसे देशों में गुप्त शहरी नेटवर्क विकसित हुए, जो खुफिया जानकारी, औद्योगिक तोड़फोड़ और गिरे हुए मित्र राष्ट्रों के पायलटों की सहायता पर केंद्रित थे। इसके विपरीत यूगोस्लाविया और ग्रीस जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक ग्रामीण इलाकों को नियंत्रित करने वाले गुरिल्ला आंदोलन उभरे, जबकि अधिग्रहित सोवियत संघ में पार्टिजन घने जंगलों से अभियान चलाते हुए जर्मन रेल लाइनों और चेकपोस्टों पर समन्वित हमले करते थे। नाजी प्रतिक्रिया क्रमशः एक सुनियोजित दमन प्रणाली में विकसित हुई। एक प्रतिरोध सेनानी की गिरफ्तारी शायद ही कभी केवल गिरफ्तारी या न्यायिक प्रक्रिया पर समाप्त होती थी। बंदियों को इस प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता था, जिनका उद्देश्य केवल तत्काल जानकारी निकालना नहीं था, बल्कि संपूर्ण नेटवर्क को ध्वस्त करना होता था। गेस्टापो और एसएस के सुरक्षा सेवाओं द्वारा प्रयुक्त यातना की विधियों में नियमित पिटाई, नींद की कमी, बाथटब डुबोने की नकल और बिजली से यातना जैसे परिष्कृत तरीके शामिल थे। पकड़े गए प्रतिरोध सेनानियों का भाग्य उनके जातीय मूल, राजनीतिक स्थिति और गतिविधियों की प्रकृति पर निर्भर करता था। पश्चिमी यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांस और बेल्जियम में, प्रतिरोध सेनानियों को अक्सर एक दिखावटी मुकदमे के बाद या तो मार दिया जाता था या उन्हें संकेंद्रण शिविरों में भेज दिया जाता था। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में पकड़े गए पार्टिजनों को
आमतौर पर तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाता था, अक्सर सार्वजनिक यातना के बाद, ताकि स्थानीय आबादी को भयभीत किया जा सके। चेकोस्लोवाकिया का लिडिट्स शहर सामूहिक दंड की नीति का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। मई 1942 में नाजी प्रोटेक्टर राइनहार्ड हाइड्रिक की हत्या के बाद जर्मन अधिकारियों ने गलती से लिडिट्स को हथियारों के समर्थन का केंद्र माना। प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे गांव को मिटा दिया गया। 15 वर्ष से अधिक उम्र के 173 पुरुषों को तुरंत मार दिया गया। महिलाओं को रावेन सबरुक शिविर भेजा गया। बच्चों को जर्मनीकरण के लिए चुनकर अलग किया गया या पुनः शिक्षा संस्थानों में भेज दिया गया और गांव को पूरी तरह जला दिया गया। इस विनाश को जर्मन अधिकारियों ने सावधानीपूर्वक फिल्माया और कब्जे वाले क्षेत्रों में चेतावनी के रूप में प्रसारित किया। पूर्वी यूरोप में, विशेष रूप से बेलारूस और यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में जहां पार्टिजन गतिविधियां तीव्र थीं, प्रतिशोध प्रणाली और भी विनाशकारी हो गई। 1941 की राजनीतिक आयुक्तों के साथ व्यवहार की निर्देशिका कॉमिसार बिफेल के अनुसार सोवियत राजनीतिक आयुक्तों को बिना किसी मुकदमे के तुरंत मारे जाने का आदेश दिया गया था। यह आदेश युद्ध संधियों का खुला उल्लंघन था और पूर्वी मोर्चे की पारंपरिक और वैचारिक युद्ध की संधियों को दर्शाता था। पूर्वी यूरोप में पार्टिजन विरोधी अभियानों में अक्सर जली हुई धरती की रणनीति अपनाई जाती थी, जिससे पूरे क्षेत्र तबाह हो जाते थे। मई-जून 1943 की ऑपरेशन कॉटबुस के दौरान बेलारूस में 6000 से अधिक नागरिक मारे गए, 1000 को जबरन श्रम में भेजा गया और दर्जनों गांव पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इन अभियानों में विशेष इकाइयां जैसे कि अपराधियों से बनी डर्लवांगर ब्रिगेड विशेष रूप से क्रूर तरीकों का प्रयोग करती थीं, जैसे कि लोगों को खलिहानों या गिरजाघरों में जिंदा जलाना। सामूहिक दंड प्रणाली ने प्रतिरोध गतिविधियों के जवाब में संख्यात्मक कोटा तय किए। फ्रांस में आधिकारिक नीति के अनुसार प्रत्येक मारे गए जर्मन सैनिक के बदले 50 से 100 फ्रांसीसी बंधकों को मारने का आदेश था। सर्बिया में यह अनुपात प्रति मरे जर्मन के लिए 100 नागरिक और प्रत्येक घायल के लिए 50 नागरिक था। इन हत्याओं को सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया जाता था और अक्सर स्थानीय लोगों को उन्हें देखने के लिए मजबूर किया जाता था। हत्या की विधियां गणनात्मक क्रूरता को उजागर करती थीं। वारसौ और खार्किव जैसी शहरों की मुख्य चौकों पर सार्वजनिक फांसियां लगाई जाती थीं, जहां मृतकों के शव कई दिनों तक लटकते रहते थे। उनके अपराधों का विवरण लिए पोस्टर साथ में टांगे जाते थे। ग्रामीण इलाकों में फायरिंग स्क्वाड पीड़ितों के परिवार या पड़ोसियों की उपस्थिति में कार्य करते थे। जर्मन दस्तावेज दिखाते हैं कि ये निर्णय मनमाने नहीं, बल्कि स्थानीय आबादी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक रूप से योजना बनाकर लिए जाते थे। कुछ संदर्भों में ये सामूहिक हत्याएं औद्योगिक स्तर पर पहुंची। अधिग्रहित सोवियत क्षेत्रों में युद्धबंदियों और नागरिकों को, जिन्हें पार्टिजनों का समर्थक माना गया, बड़े पैमाने पर अभियानों में मार दिया गया। क्रीमिया में जब 1942 में जर्मनों ने फिर से कब्जा किया, तो पहले के सोवियत कब्जे के दौरान कथित प्रतिरोध समर्थन के लिए लगभग 45,000 नागरिकों को मार दिया गया। ये नरसंहार अधिक व्यापक रणनीति का हिस्सा थे, जो आतंक द्वारा क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। यहूदी प्रतिरोधियों को दोहरी सजा का सामना करना पड़ता था। नाजियों के लिए उनका प्रतिरोध यहूदी बोल्शेविक साजिश के एंटीसेमिटिक पूर्वग्रह की पुष्टि करता था, जिससे अत्यधिक क्रूरता को न्यायसंगत ठहराया जाता था। 1944 के वारसौ विद्रोह में भाग लेने वाले यहूदी सेनानियों को जब जर्मन बलों ने पकड़ा तो तुरंत मार डाला गया और उन्हें युद्ध बंदियों की स्थिति से भी वंचित किया गया, जो गैर यहूदी प्रतिरोधियों को दिया गया था। यह भेदभाव नाजी सैन्य और नस्लीय नीतियों के अंतर्संबंध को दर्शाता है। विडंबना यह है कि ये क्रूर दमनकारी नीतियां कई संदर्भों में प्रतिकूल प्रभाव डालती थीं। अंधाधुंध नरसंहारों ने अक्सर प्रतिरोध आंदोलनों को बल प्रदान किया, नए सदस्यों को प्रेरित किया और जनता का समर्थन बढ़ाया। युगोस्लाविया में प्रिंस यूजीन डिवीजन द्वारा नागरिकों पर किए गए अत्याचारों ने टिटो के नेतृत्व में पार्टिजन आंदोलन को मजबूत किया। इसी प्रकार पश्चिमी यूक्रेन में पहले सोवियत शासन से त्रस्त जनता, जो शुरुआत में जर्मनों के प्रति सहानुभूति रखती थी, जर्मन अत्याचारों के बाद प्रतिरोध में शामिल हो गई। जर्मन सैन्य अभिलेखों से यह पता चलता है कि इन चरम रणनीतियों की प्रभावशीलता को लेकर आंतरिक बहसें होती थीं। कुछ क्षेत्रीय कमांडरों ने तर्क दिया
कि अंधाधुंध प्रतिशोध केवल प्रतिरोध को और भड़काता है, और उन्होंने अधिक चयनात्मक तरीकों को अपनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि नाजी नस्लीय विचारधारा, जो संपूर्ण जनसंख्याओं को स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण या नस्लीय रूप से हीन मानती थी, इन सामरिक विचारों पर सामान्यतः हावी हो जाती थी। पोलैंड के अधिग्रहित क्षेत्र के गवर्नर जनरल हांस फ्रैंक की एक निर्देशिका इस मानसिकता को संक्षेप में व्यक्त करती है: जितने अधिक मरें, हमारे लिए उतना ही बेहतर। इस क्रूर दमन की विरासत यूरोप के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में आज भी अंकित है। हजारों स्मारक उन गांवों, समुदायों और प्रतिरोध सेनानियों की स्मृति में खड़े हैं जिन्हें नष्ट या मार डाला गया। कब्जे का विरोध करने वाले लोगों के विरुद्ध जिस प्रकार की सुनियोजित क्रूरता अपनाई गई, वह नाजी शासन की सच्ची प्रकृति को प्रकट करती है। एक ऐसा तंत्र जो अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले किसी भी प्रयास का जवाब गहन योजनाबद्ध हिंसा से देता था। हिंसा जिसका उद्देश्य केवल तत्काल खतरे को समाप्त करना नहीं था, बल्कि संपूर्ण आबादी की प्रतिरोध की इच्छा को स्थायी रूप से तोड़ देना था। दर्द की गूंज, युद्धोत्तर दमन की परिणतियां और यूरोप के भुला दिए गए पीड़ित। 1945 में हथियारों के शांत होने के बाद यूरोप को केवल भौतिक विनाश का ही नहीं, बल्कि नाजी कब्जे के गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों का भी सामना करना पड़ा। लाखों लोग शारीरिक रूप से तो बच गए, लेकिन उनके अनुभव इतने आघातकारी थे कि युद्धोत्तर समाज उन्हें समझने या मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध के बाद ने नैतिक जटिलताओं, न्याय की कमी और सामूहिक मौन को उजागर किया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। कब्जे से मुक्ति की प्रक्रिया ने पीड़ितों और अपराधियों के बारे में बनी सरलीकृत कथाओं को चुनौती दी। विशेष रूप से जटिल स्थिति उन महिलाओं की थी जिन्होंने जर्मन सैनिकों या अधिकारियों के साथ स्वेच्छा या बलात् संबंध रखे थे। फ्रांस, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे देशों में हजारों महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उनका सिर मुंडाया गया, अक्सर उन्हें नग्न करके स्वस्तिक के चिन्ह बनाए गए, और ये अपमान समारोह स्त्रीत्व के पारंपरिक प्रतीकों पर हमला करते थे। ये दंड केवल सहयोग के आरोपों पर नहीं, बल्कि संकट काल में महिला यौन स्वायत्तता को लेकर समाज की गहन असुरक्षा को भी दर्शाते थे। इन सजाओं की कठोरता अनसुलझी नैतिक विसंगतियों को प्रकट करती थी। फ्रांस में जहां लगभग 20,000 महिलाओं को अपमानित किया गया, वहीं जर्मन उद्योगों से लाभ कमाने वाले आर्थिक और राजनीतिक सहयोगियों को अक्सर हल्की सजा मिली। जिन महिलाओं ने भोजन के बदले यौन सेवाएं दी थीं, उन्हें स्थायी कलंक झेलना पड़ा, जबकि फैक्ट्री मालिकों को कानूनी छूट मिली। यह असमानता दिखाती है कि युद्धोत्तर नैतिक निर्णय केवल राष्ट्रीय निष्ठा नहीं, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं की यौन आचरण की पारंपरिक धारणाओं से भी संचालित होते थे। युद्ध के बच्चे, जर्मन पुरुषों और स्थानीय महिलाओं के बीच संबंधों से जन्मे बच्चे, इस विरासत का एक और दुखद पहलू थे। नॉर्वे में लगभग 12,000 ऐसे बच्चों को आधिकारिक रूप से शत्रु की संतान फेंडेबार्न माना गया। इन्हें विशेष संस्थानों जैसे गोथाब में रखा गया, जहां उन्होंने व्यवस्थित दुर्व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का सामना किया। नॉर्वेजियन अधिकारियों ने एक समय पर इन बच्चों को ऑस्ट्रेलिया निर्वासित करने की योजना भी बनाई थी। फ्रांस में ऐसे बच्चे अक्सर पारिवारिक रहस्यों के साये में पले बढ़े पितृत्व की पहचान छिपाई जाती थी। सोवियत संघ में माताएं जानबूझकर जन्मतिथि बदलती थीं ताकि बच्चों को भेदभाव से बचाया जा सके। यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के अनुभवों को विशेष रूप से मौन में दबा दिया गया। हजारों महिलाओं, जिन्हें आक्रमणों और कब्जों के दौरान बलात्कार का शिकार बनाया गया, को ऐसे समाजों का सामना करना पड़ा जो इन अपराधों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते थे, विशेष रूप से तब जब अपराधी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से थे। बर्लिन में, जहां सोवियत कब्जे के शुरुआती दौर में लगभग 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, पीड़ितों ने अक्सर अपने अनुभव परिवार तक से छिपाए। ये जबरन मौन, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने द्वितीयक आघात सेकेंडरी ट्रॉमा कहा, उस मानसिक नुकसान को दर्शाता है जो अनुभव साझा न कर पाने की विवशता से उत्पन्न होता है। मान्यता और मुआवजे की भौगोलिक असमानता ने इन अन्यायों को और गहरा किया। पश्चिमी यूरोप के बचे हुए लोगों को धीरे धीरे कुछ हद तक मान्यता और मुआवजा मिला, लेकिन लौह पर्दा के पीछे के क्षेत्रों में उन्हें राजनीतिक कारणों से अनदेखा किया गया। सोवियत संघ में नाजी शिविरों से मुक्त हुए युद्धबंदियों को संदेह की दृष्टि से देखा गया, उन्हें पूछताछ झेलनी पड़ी और कई को सीधे जर्मन शिविरों से सोवियत गुलाग भेज दिया गया।
स्टालिनवादी शासन के लिए केवल जीवित लौटना ही संदेहास्पद था, जो सहयोग का प्रमाण माना जाता था। विशेष रूप से त्रासदपूर्ण स्थिति उन यहूदी बचे लोगों की थी जो अपने पूर्व समुदायों में लौटे, केवल यह जानने के लिए कि उनके घरों पर अब दूसरों का कब्जा है, संपत्तियां लूटी जा चुकी हैं और पड़ोसियों से खुले शत्रुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। जुलाई 1946 में पोलैंड के कील्से में हुआ पोग्रोम, जिसमें 42 होलोकॉस्ट बचे लोगों को उनके ही देशवासियों ने मार डाला, यह दर्शाता है कि नाजी पराजय के बाद भी एंटीसेमिटिज्म जीवित था। इससे मजबूर होकर कई बचे हुए लोगों को दूसरी बार पलायन करना पड़ा, पहले जर्मनी के विस्थापित शिविरों में और अंततः इज़राइल या अमेरिका की ओर। संक्रमणकालीन न्याय की प्रक्रिया, जैसे कि न्यूरेमबर्ग परीक्षण, यद्यपि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसकी सीमाएं स्पष्ट थीं। जहां उच्च स्तर के नाजी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का सामना करना पड़ा, वहीं अधिकांश मध्य और निम्न स्तरीय अपराधियों को विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माफियों के जरिए युद्धोत्तर समाजों में पुनः सम्मिलित कर लिया गया। पश्चिम जर्मनी में लगभग 70% नाजी युग के न्यायाधीश बिना किसी व्यवधान के न्यायिक सेवा में बने रहे। यह संस्थागत निरंतरता पीड़ितों के लिए न्याय और क्षतिपूर्ति की लड़ाई को जटिल बनाती रही। शीत युद्ध के उभरने से इन विरूपताओं को और गहरा किया। पश्चिमी शक्तियों ने सोवियत ब्लॉक के विरुद्ध पश्चिम जर्मनी की स्थिरता को प्राथमिकता दी और इस कारण माफी की नीतियां और व्यापक हो गईं। 1951 का कानून 131 पश्चिम जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व सरकारी कर्मचारियों को उनके पद और पेंशन अधिकार पुनः प्रदान करता था। साथ ही पश्चिमी और सोवियत खुफिया एजेंसियां वैज्ञानिकों, जासूसों और प्रशासकों को एक दूसरे से पहले भर्ती करने की होड़ में थीं, जिससे कई नाजी अधिकारियों को न्यायिक कार्यवाही से बचाया गया। अधिग्रहण और प्रतिरोध की राष्ट्रीय कथाओं ने अक्सर सरलीकृत वीरता की कहानियों को प्राथमिकता दी, जिससे जटिल अनुभवों को दरकिनार कर दिया गया। फ्रांस में गोलिस्ट राष्ट्रीय प्रतिरोध की मिथक ने न केवल सहयोग की हकीकत को छिपाया, बल्कि उन पीड़ितों को भी अनदेखा किया जिन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं मिली। नीदरलैंड में एनी फ्रैंक की कहानी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली, जबकि डच ट्रांजिट शिविरों से निर्वासित अन्य यहूदियों की कहानियां सामूहिक स्मृति में हाशिए पर रह गईं। इटली में पार्टिजन आंदोलन पर जोर ने फांसीवादी और नाजी सहयोग की वास्तविकता को कम करके आंका। कुछ पीड़ित वर्गों के संदर्भ में यह मौन विशेष रूप से गहरा था। रोमा, जिप्सी समुदाय, जिनकी जनसंख्या का अनुपात यहूदियों जितना ही खो गया था, उन्हें क्षतिपूर्ति और आधिकारिक स्मरण कार्यक्रमों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया। अनुच्छेद 175 के तहत सताए गए समलैंगिक व्यक्ति, जिन्हें शिविरों से मुक्त करने के बाद उसी कानून के तहत फिर से जेल भेजा गया, सार्वजनिक रूप से अपने अनुभव साझा करने में असमर्थ थे। नाजी चिकित्सा प्रयोगों के पीड़ित, जिनमें कई स्थायी विकलांगता से पीड़ित थे, अक्सर दशकों तक केवल बुनियादी चिकित्सा सहायता और मान्यता के लिए संघर्ष करते रहे। केवल धीरे धीरे, विशेष रूप से 1970 के दशक से, इन अन्यायों को संबोधित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जीवित बचे लोगों के आंदोलनों, स्वतंत्र ऐतिहासिक अनुसंधान और पीढ़ियों में आए बदलावों ने पहले चुप कराई गई अनुभवों को सार्वजनिक चेतना में स्थान दिया। नॉर्वे ने अंततः 2018 में युद्ध के बच्चों को आधिकारिक माफी और मुआवजा दिया। घटनाओं के 70 वर्ष बाद फ्रांस ने 1990 के दशक में क्षैतिज सहयोग के आरोपित महिलाओं के साथ हुए व्यवहार की आलोचनात्मक समीक्षा शुरू की और धीरे धीरे लिंग विशिष्ट दंडों की अन्यायपूर्ण प्रकृति को स्वीकार किया। जर्मनी ने पहले से बाहर रखी गई पीड़ित श्रेणियों को शामिल करते हुए मुआवजा कार्यक्रमों का विस्तार किया, हालांकि तब तक कई पीड़ित मर चुके थे। नाजी कब्जे की विरासत का मनोवैज्ञानिक अंतरपीढ़ी प्रभाव इस ऐतिहासिक कालखंड का एक ऐसा पहलू है जिसे अब भी पूरी तरह नहीं समझा गया है। हाल की एपिजेनेटिक अनुसंधान यह सुझाव देती है कि चरम आघात जैविक स्तर पर भी उत्तराधिकारियों में संवेदनशीलताएं स्थानांतरित कर सकते हैं, और अधिक प्रत्यक्ष रूप से यह देखा गया है कि अप्रक्रिय अनुभवों, अर्थपूर्ण चुप्पियों और व्यवहारिक पैटर्नों की मनोवैज्ञानिक विरासत दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। कब्जा, हिंसा और हानि से प्रभावित परिवारों में अक्सर ऐसे अस्वस्थ संबंध विकसित होते हैं जो आज तक संतानों को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत पीड़ाओं और राष्ट्रीय सामूहिक स्मृतियों के बीच की ओवरलैप ने एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न की
जो समकालीन यूरोपीय समाजों में अब भी प्रतिध्वनित होती है। युद्धोत्तर काल यह स्पष्ट करता है कि मुक्ति का अर्थ सभी पीड़ितों के लिए स्वतः ही स्वतंत्रता या न्याय नहीं था। मान्यता की असमानता, चयनात्मक भूल और इस काल में निर्मित पीड़ितता की श्रेणियां, ये सभी उतनी ही गहरी विरासत हैं जितनी स्वयं अत्याचार। यह हमें याद दिलाती है कि किसी सभ्य समाज की सच्ची परख केवल इस बात में नहीं होती कि वह अत्याचारों को कैसे रोकता है, बल्कि इस बात में भी कि वह अतीत के अन्यायों को कैसे स्वीकार करता है, उन्हें कैसे समझता है और कैसे उनकी मरम्मत करता है, विशेष रूप से उन पीड़ितों के प्रति जो सबसे कमजोर और सबसे चुप थे।